गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो एक बार बता, सब कुछ क्लियर है क्या? बहुत सारे लोगों के मैसेज गुड मॉर्निंग के हैं, लेकिन मैं क्लियर का मैसेज देख लूं उसके बाद क्लास कंटिन्यू करूंगा। जिन लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है तो मैं एक बार गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। बाकी देखो, रूप सिंह ने कह दिया है, धनुष ने कह दिया है, बढ़िया। दिव्यानी ने कह दिया ओके क्लियर है, ओके। ब्रजन ने कह दिया है ना गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जिन्होंने मैसेज किए, मैं नाम अलग से नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ क्लियर वाले देख रहा हूँ। केकड़िया ने, चंदा ने, ओके चलो क्लियर है क्लियर है। विवेक ने कह दिया, जयप्रकाश ने कह दिया, धनुष ने, दिनेश ने कह दिया, दिनेश ओके। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो 4-5 मैसेज भी आ जाते हैं तो इतने में कंफर्म हो जाता है कि क्लास क्लियर है। ठीक है, चालू करते हैं अपन। बढ़िया, चलो भाई, अपना हेमेटोलॉजी चल रहा है और लगभग लगभग अपन हेमेटोलॉजी के मेन पार्ट के एंडिंग पे हैं। मेन पार्ट इसलिए बोला मैंने क्योंकि इसके आगे में कुछ और टॉपिक अपने बच्चे हैं, वो भी अपने हो जाएंगे। 34 टॉपिक अपना आज का है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल टेस्ट। हेमेटोलॉजी में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। देखो, हेमेटोलॉजी का जो सबसे कॉमन टेस्ट होते हैं वो तो अपने सीबीसी और ईएसआर के अंदर जितने टेस्ट आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, ईएसआर वगैरह, ये सब अपने कॉमन टेस्ट हैं। और ये इतने ज्यादा कॉमन है कि ये तो लगभग लगभग 99% पेशेंट को तो जरूरत पड़ती ही है सीबीसी ईएसआर की। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं जो बहुत कम पेशेंट को जरूरत पड़ती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिर भी एकदम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते हो, कॉमन ये भी टेस्ट है। ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अगर अपन देखें तो करीब 13 से 14 स्पेशल टेस्ट निकल के आते हैं अपने हेमेटोलॉजी में। मैंने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को। अब बुक में आप देखोगे तो इस तरह से कोई कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी कि कैटेगरी 1 और 2 करके कोई टेस्ट है ना। ये तो आपके समझाने के लिए और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस टेस्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है ना। कैटेगरी 1 और 2 है ना, कोई अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। बुक में भी आपको इसी तरह की कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी। ये कैटेगरी आपको सिर्फ समझने के लिए है। कैटेगरी 1 में मैंने ऐसे टेस्ट डाले हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, सीबीसी के बाद में जिसकी इंपोर्टेंसी आती है उनको मैंने कैटेगरी 1 में डाल दिया। और इनके बारे में फिर अपन को सब कुछ मालूम होना चाहिए, टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो इनके अपन को थोड़े डीप में जाना पड़ेगा, हालांकि बहुत ज्यादा डीप अपन इनके भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये टेस्ट जो है वो एग्जाम में आते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली बनने के चांसेस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में इनमें से होते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में ऐसे मैंने टेस्ट रख दिए जिनका सिर्फ आपको इतना नॉलेज हो कि ये जो टेस्ट होता है हमको किसके लिए करते हैं, उसकी डेफिनेशन बस आपको मालूम हो, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में कोई कभी क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ उतना ही आता है कि अपन क्यों करते हैं। ठीक है, उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बाकी प्रोसेस रिजल्ट पे आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इस हिसाब से मैंने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी 1 वाले को अपन डीप में पढ़ते हुए चलेंगे। कैटेगरी 2 अपनी आज की क्लास में नहीं है। कैटेगरी 2 के जितने पॉइंट हैं उनको अपन जब ओवरव्यू करेंगे और ओवरव्यू में सब टेस्टों को देखेंगे तो सबकी डेफिनेशन को मैं अलग से डाल दूंगा, है ना। तो वो वहां पे अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में देखो आप कौन कौन सी टेस्ट हैं, एक बार नजर डालते हुए चलो आप बोर्ड पे मेरे साथ साथ। पहला है फीटल हीमोग्लोबिन, एचबीएफ, एचबीएफ अपन पढ़ेंगे। दूसरा है सिकल सेल, क्या होती है सिकल सेल, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा होता है ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको एली सेल बोलते हैं। चौथा है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, अपन चलेंगे, अपन डिटेल में समझेंगे। पांचवा है हेंज बॉडी स्टेनिंग, हेंज बॉडी क्या होती है वो भी समझेंगे। पेपेनहेमर बॉडी। फिर 7वां है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ये जो 7 टेस्ट हैं, ये 7 टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए और इनमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी मैंने जो यहाँ पर डाली है वो है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, सीरम हेप्टोग्लोबिन, यूरिन हीमोसोरेडिन, एसिडिफाई, सीरम टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में हेम टेस्ट भी उसको बोलते हैं, सुक्रोज लाइसिस टेस्ट और सीरम आयरन एंड टीआईबीसी।
ये जो टेस्ट है इनका थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपकी ज्यादा प्रोसेस में रिजल्ट पे कि हम किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं वो आप ना भी पढ़ो तो चल जाएगा। ठीक है, तो अपन इनको आज की क्लास में कैटेगरी 1 वाले टेस्ट को लेंगे, कैटेगरी 2 वाले जो टेस्ट हैं अपन ओवरव्यू करेंगे, तो उसमें मैं डेफिनेशन डाल के सबको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलूंगा। ठीक है भाई, तो 1 बाय 1 अपन एक एक टेस्ट को लेते हुए चलते हैं। यहाँ से जो 7 टेस्ट हैं उन सातों ही टेस्ट को अपन कवर करते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं ना। पहला अपना टेस्ट है फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई? फीटल हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन में चेन अल्फा बीटा की जगह अगर अल्फा डेल्टा हो जाती है, देखो एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा है। नॉर्मल एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 चेन होती हैं अल्फा की, 2 चेन होती हैं बीटा की, है ना। अल्फा मतलब, अल्फा और बीटा का मतलब क्या है? अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस, कोई एक सेपरेट सीक्वेंस है उसको अपन ने अल्फा बोल दिया, एक सेपरेट सीक्वेंस को अपन ने बीटा बोल दिया। अब वो सीक्वेंस जब गड़बड़ होता है, उसमें किसी में अमीनो एसिड कम हो जाते हैं या अमीनो एसिड की कोई चेंजेस हो जाती है, तो उनकी चेन का नाम फिर बदल जाता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन है तो इसमें 2 चेन अल्फा की होंगी और 2 चेन बीटा की होती हैं। फीटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो फीटल हीमोग्लोबिन एक्चुअली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, ये फीटस जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। उस टाइम पर बीटा चेन ज्यादा नहीं बन पाती, उस बीटा चेन की जगह पर डेल्टा चेन होती है। तो 2 चेन अल्फा और 2 चेन अगर डेल्टा की हो तो इस तरह का जो हीमोग्लोबिन होता है ये फीटल हीमोग्लोबिन होता है। और एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन में फीटल हीमोग्लोबिन 1% तक भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि भाई एडल्ट है तो फीटल हीमोग्लोबिन होगा ही नहीं, ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है ना। ये तो न्यूबॉर्न बेबी या फीटस की बात करें उनमें जो प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट पर्सन में करीब 1% तक भी प्रेजेंट हो सकता है। 1% को अपन बोलेंगे ठीक है, इतना चल जाता है, नॉर्मल अपन उसको बोलेंगे। अगर इसका परसेंटेज बढ़ता है, 1 से 20% हो जाता है, तो फिर इसके 20% या 10% से भी ज्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में फीटल हीमोग्लोबिन 1 से 20% तक हो सकता है, और बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में ये 10 से 98% तक भी हो सकता है ना। बीटा थैलेसीमिया, देखो थैलेसीमिया में अपन ने क्या बोला भाई, कोई भी एक चेन जब कम हो या ना बने उसको अपन थैलेसीमिया बोलते हैं। अब यहाँ पर नहीं बन रही है बीटा की नहीं बन रही, अल्फा की तो है, तो इसको अपन बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में ये 10 से 98% तक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया। टेस्ट अपन करेंगे कैसे भाई? तो टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट का नाम होता है वो होता है एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट। एल्कलाई सॉल्यूशन हमारे पास रहता है, उसके थ्रू हम डीनेचर करके देखते हैं कि डीनेचर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है जरा आप ध्यान देखें, प्रिंसिपल में ही आप इसकी पूरी प्रोसेस छुपी हुई है। प्रिंसिपल कह रहा है भाई HbF जो होता है वो HbA की तुलना में एल्कलाई द्वारा डीनेचुरेशन के लिए प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी मतलब होता नहीं है डीनेचुरेशन, है ना। अपन अगर एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, अपन एडल्ट पर्सन में जो हीमोग्लोबिन है उसमें अगर एल्कलाई सॉल्यूशन अगर ऐड करें, एल्कलाइन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाता है। लेकिन ये वाला जो हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन, ये एल्कलाई सॉल्यूशन से डीनेचर नहीं हो पाता। बस यही प्रिंसिपल को लागू करके अपन ये टेस्ट करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का ही यूज करके अपन HbF का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, करेंगे कैसे भाई? इसमें अपन एक बार अपन इसकी प्रोसेस भी देख देते हैं। प्रोसेस में अपन देखते हैं कि एक एल्यूकेट रहते हैं अपन। एल्यूकेट क्या होती है? छोटी जो ट्यूब होती है उनको अपन एल्यूकेट बोलते हैं। एल्यूकेट में अपन हीमोलाइसिट का टोटल हीमोग्लोबिन में पहले एल्कलाई ट्रीटमेंट कर लेंगे, है ना। अपन ज्यादा डिटेल में प्रोसेस में मत जाओ, ज्यादा डिटेल प्रोसेस में देखो अपने एग्जाम में डिटेल प्रोसेस तो आती नहीं है। कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो एक अलग पढ़ाई होती है, उसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना रहता है। यहाँ पर लॉन्ग आंसर वाला कोई काम ही नहीं, यहाँ पर तो शॉर्ट आंसर आते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि हो क्या रहा है, प्रोसेस हो रही तो उस प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो अपन
वैसे अपन नहीं चलेंगे कि एक एलुकेट ली, फिर उसमें अपन ने हीमोग्लोबिन डाल, मतलब इतना ब्लड डाला और फिर उसमें अपन ने एल्कलाइन सॉल्यूशन को इतना ऐड किया। अगर अपन ये पूरी प्रोसेस को देखते हुए चलना तो टॉपिक लंबा हो जाता है, अपन को मेन मेन पॉइंट पे फोकस करना ज्यादा रहता है ना। अब देखो देखो बहुत बढ़िया रूप सिंह ने लिखा कि हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है। हीमोलाइसिस का मतलब ये है कि अपन ने एक एलुकेट ली, इस एलुकेट में अपन ने पहले ब्लड डाला और ब्लड के ऊपर पे अपन ने एल्कलाइन सॉल्यूशन डाल दिया, तो जो आरबीसी है वो टूट जाती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन का ब्लड है, तो उसमें आरबीसी एल्कलाइन सॉल्यूशन से टूट जाएंगी, क्योंकि उनका पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। पीएच ज्यादा हाई पीएच पर आरबीसी ज्यादा टिक नहीं पाती। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन जब हम डालते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन में सबसे अच्छा अपना कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये अपना सबसे अच्छा एल्कलाइन सॉल्यूशन हो सकता है। इस सॉल्यूशन को अपन जैसे ही ब्लड में ऐड करेंगे तो ब्लड क्या होगी, ब्लड की जो आरबीसी होंगी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगी, और जब टूटने लगती हैं तो उसी को ही अपन हीमोलाइसिस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक एलुकेट में हीमोलाइसिस बनाया, ठीक है, और उसको बगैर, दो एलुकेट लिए अपन ने, एक एलुकेट में बगैर एल्कलाइन सॉल्यूशन के बनाया। अपना साइन मैथ जो मेथड रहती है हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन की, तो साइन मैथ में अपन जो करते हैं ना, साइनोमेथमोग्लोबिन रिएजेंट लेकर, फिर है ना, मैं भी यहाँ पर मिस्टेक कर बैठा। हीमोलाइसिस का मतलब ये है कि साइनोमेथमोग्लोबिन जो रहती है उसमें जब अपन हीमोग्लोबिन लगाते हैं तो अपना पहला हीमोलाइसिस बनता है। अपन ने जब रिएजेंट लिया और रिएजेंट में अपन ने ब्लड को मिक्स किया, वो अपना हीमोलाइसिस बन गया। तो अपन पहले बगैर एल्कलाइन ट्रीटमेंट के करेंगे, और दो ट्यूब लेंगे, दो एलुकेट लेंगे, एक बगैर एल्कलाइन ट्रीटमेंट के लेते हैं, दूसरी एल्कलाइन ट्रीटमेंट के साथ लेते हैं साइनोमेथमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, पहले जो जिसमें अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया था उसको, उसका हीमोग्लोबिन अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरे जो एलुकेट है उसमें अपन ने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है उसका हीमोग्लोबिन कितना है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और दोनों में जो डिफरेंट होगा उस डिफरेंट के थ्रू अपन निकाल लेते हैं कि पेशेंट में HbF कितना है, ठीक है। तो हीमोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, साइनोमेथमोग्लोबिन सॉल्यूशन अपन लेकर उसमें जब ब्लड ऐड करेंगे तो वो अपना हीमोलाइसिस हो जाता है ना। चलो, तो पहली एक दो ट्यूब ली अपन ने, है ना, दो एलिक्वेट ली है। मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ। मान लो ये एलिक्वेट है ना, छोटी सी कुछ इस तरह की रहती है अपनी एलिक्वेट। तो इस एलिक्वेट में पहले अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला, और बगैर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले अपन ने साइनोमेथमोग्लोबिन की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें अपन ने ड्रपकिंस रिएजेंट डाला, ड्रपकिंस रिएजेंट में ब्लड को ऐड किया, और फिर अपन ने हीमोग्लोबिन का टेस्ट लगा दिया। फिर दूसरी एक और एलिक्वेट ली अपन ने, एक और एलिक्वेट में अपन ने क्या किया, एक और एलिक्वेट में पहले एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया, इसके बाद अमोनियम सल्फेट के साथ अपन फिर डीनेचर हीमोग्लोबिन को प्रेसिपिटेट करते हैं, फिर फिल्टर कर देते हैं। देखो प्रोसेस में क्या है, पहले अपन एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उसमें अपन अमोनियम सल्फेट द्वारा डीनेचर कर देंगे। अमोनियम सल्फेट द्वारा जब डीनेचर करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होने से फिर अपन उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद एलिक्वेट में जो जाएगा सॉल्यूशन वो कौन सा जाएगा, जो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका फिर अपन टेस्ट लगा लेंगे, उसका अपन हीमोग्लोबिन डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस वाले सॉल्यूशन में अपन ने क्या क्या किया प्रोसेस में, पहले इसको एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन ने ब्लड को ट्रीटमेंट करा दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपन ने अमोनियम सल्फेट मिक्स किया, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जब मिक्स किया तो क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट को अपन फिल्टर कर देंगे, और फिल्टर करने के बाद जो अपना बचा है ब्लड, उससे अपन फिर हीमोग्लोबिन का टेस्ट लगाएंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंट हो गया, दोनों में डिफरेंट हो गया कि जब अपन ने पेशेंट का इस प्रोसेस के साथ लगाया तो जितना भी उसका हीमोग्लोबिन था वो सब डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली एलिक्वेट में क्या होगा, अगर उसमें हीमोग्लोबिन F अगर प्रेजेंट है तो जितने परसेंट में उसका HbF प्रेजेंट है उतना तो प्रेसिपिटेट होकर अलग हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन सा, नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन अब यहाँ पर डिटेक्ट कर लेंगे। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा हमारा रिजल्ट वो हमारा HbF हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। एलिक्वेट का मेन क्या होता है रूप सिंह, एलिक्वेट छोटी वाली ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब होती है, अपनी जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब थोड़ी लंबी होती है 5 ml, उसमें अपन डाल सकते हैं कोई सॉल्यूशन।
एलुकेट छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें करीब 500 माइक्रोमीटर के आसपास अपन ले सकते हैं, उसको अपन एलुकेट बोलते हैं ना। छोटी ट्यूब ही अपन उसको समझ सकते हैं, और नॉर्मली कुछ इस तरह से होती है वो। आप एलुकेट गूगल पे सर्च करना, आपको दिख जाएगी। तो ये मैनुअल मेथड होती है, और एक बार इसको डायग्राम के थ्रू भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, ये किस तरह से अपन ने किया। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, साइनोमेथ्नोग्लोबिन का जो रिएजेंट है हमारा, ये हमारा क्या किया था हमने, साइनोमेथ्नोग्लोबिन का रिएजेंट लिया है ना, और उसमें अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। जो ब्लड था, हमने ब्लड को जब मिक्स किया है साइनोमेथ्नोग्लोबिन में, तो उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड उस पर ऐड करते हैं, तो एल्कलाइन का ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर उस पर अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे। अमोनियम सल्फेट का ऐड करने के बाद यहाँ पर जो होगा वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जितना भी HBF होगा उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट जब बनता है तो उसका अपन फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसी को ही अपन आगे जाके HBF टेस्ट लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन डिटेक्ट हुआ है वो भी नॉर्मल ही डिटेक्ट हुआ है, लेकिन उसको छोड़कर, जो HBF है उसको छोड़कर, है ना। तो दोनों जो अपन ने प्रोसेस की हैं, दोनों प्रोसेस में पहली वाली प्रोसेस का जो हीमोग्लोबिन निकला है उससे अपन दूसरी वाली प्रोसेस को माइनस कर देते हैं, तो अपना HBF निकल जाता है। ठीक है, चलो। तो इसके अलावा इसी प्रोसेस में एक और टेस्ट होता है, क्लियर बटके टेस्ट, या अपन इसको एसिड इल्यूशन टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो टेस्ट होता है, एक भ्रूण से मां के रक्त में, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी में उसके फीटस के थ्रू उसकी मदर के ब्लड में जितना HBF पहुंचा है, क्योंकि जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उनका, उसका और माँ दोनों का जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। माँ के थ्रू जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फीटस में पहुंचते हैं, तो उनका ब्लड एक्सचेंज होता रहता है। तो एक बच्चे फीटस का जो HBF है वो अगर मदर के ब्लड में पहुंचा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन ये वाला टेस्ट करते हैं, क्लियर बटके टेस्ट। तो इसमें ये भी फीटल हीमोग्लोबिन के लिए ही होता है, लेकिन ये अपना मैनुअल मेथड होती है, अपने एकदम मैनुअल मेथड जिसमें अपन ने सॉल्यूशन लिया है वो तो अलग है। इसके रिएजेंट आते हैं अपने पास, तो इस रिएजेंट में आपको ज्यादा नहीं जाना है ना। आपको तो नाम याद रखना है भाई कि अपने HBF को डिटरमाइन करने के लिए अपना एक टेस्ट और होता है, क्लियर बटके टेस्ट। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो टेस्ट का नाम आएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और HBF अपन मदर में कितना पहुंचा है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्लियर बटके टेस्ट करते हैं। नॉर्मल मैनुअल मेथड से भी अपन कर सकते हैं, इस टेस्ट को अपना ज्यादा अच्छी मेथड माना गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अपना ये पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट है अपना सिकल सेल। सिकल सेल क्या होती है भाई, अपन ने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं सिकल सेल को। सिकल सेल में RBC जो होती है वो सिकल इस तरह से मून शेप होती है ना। मून शेप किस वजह से होती है, जब पेशेंट में हीमोग्लोबिन S प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन S जो होता है वो हंसिए का आकार बिल्कुल, तो जब उनमें HbS प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, वो ऑक्सीजन टेंशन को ज्यादा झेल नहीं पाती, तो उसकी वजह से वो मून शेप में कन्वर्ट हो जाती है। उसको अपन सिकल सेल बोलते हैं, है ना। सिकल टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, एक रिएजेंट यूज करते हैं 2% सोडियम मेटावाइसल्फेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में मोस्टली इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ टेस्ट का नाम है उसमें से कोई अगर रिएजेंट स्पेशल है तो वो पूछा जाता है, या मेथड का नाम स्पेशल है वो पूछा जाता है। बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस, एक बार देख सकते हो आप, समझने के लिए भले ही देख सकते हो आप पूरी प्रोसेस को, लेकिन एग्जाम में मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सिकलिंग सेल में रिएजेंट कौन सा यूज होता है। रिएजेंट कौन सा होता है, 2% सोडियम मेटावाइसल्फेट, है ना। करते हैं क्या इसको अपन, इसमें अब HbS युक्त जो अपने पेशेंट की ब्लड है उस ब्लड को अपन रिएजेंट के साथ 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 1 घंटे के लिए अगर अपन ने छोड़ दिया तो क्या होगा, जो सोडियम मेटावाइसल्फेट है ना, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ऑक्सीजन टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगर पेशेंट के ब्लड में HbS प्रेजेंट होगा तो HbS जो होगा वो
सिकल सेल में कन्वर्ट होता है, सिकल सेल बना लेगा, है ना। अब ये जो सिकल सेल में कन्वर्ट हुआ है उसको अपन उसकी माइक्रोस्कोपी करके देख लेते हैं। उसकी अपन फिर वही प्रोसेस करेंगे सेम, उसकी अपन स्मेयर बनाएंगे और स्मेयर बनाकर फिर अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में सिकल सेल दिख रही है इसका मतलब सिकल सेल पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही होता है भाई ममता, अगर ब्लड में सिकल सेल प्रेजेंट है मतलब पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया क्या हो गया, उसमें पेशेंट को क्या दिक्कत होगी, उसमें जितनी भी ये सिकल सेल हैं, जितनी भी आरबीसी हैं, चाहे वो मान लो 5% भी हैं, 10% भी सिकल सेल हैं, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन को जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम नहीं कर पाती। और कई बार हमारी जो कैपिलरी छोटी छोटी कैपिलरी वेन्यूल होती है उनमें उनको सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होती है ना। तो सिकल सेल सर्कुलेट भी नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन को भी नहीं ले जा पाती, तो इस तरह के पेशेंट को फिर प्रॉब्लम आने लगती है ऑक्सीजन कैरी होने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे के बाद तीसरा अपना टेस्ट है ल्यूपस इरिथोमेटोसिस। ल्यूपस इरिथोमेटोसिस को अपन शॉर्ट फॉर्म में एलई सेल भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये एलई सेल लिखा है तो इस एलई सेल का पूरा नाम क्या होगा। एलई सेल का पूरा जो नाम है वो है ल्यूपस इरिथोमेटोसिस। और होते क्या है ल्यूपस इरिथोमेटोसिस, ये न्यूट्रोफिल्स को ही बोला है अपन ने, ऐसे न्यूट्रोफिल्स को जो किसी दूसरे सेल्स के न्यूक्लियर मटेरियल को फेगोसाइट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम ये होता है कि ये बॉडी के आउटसाइड से जो बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहे हैं, ब्लड में इंटर कर रहे हैं, बॉडी में इंटर कर रहे हैं, तो उसको वो इनगल्फ कर लेता है, उसको फेगोसाइट कर लेता है, फेगोसाइट करके उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ये न्यूट्रोफिल्स का मेन काम है। अपन न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन डिफेंस का सैनिक पहला बोलते हैं भाई। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स के थ्रू ही होती है। तो ब्लड में जो बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है उसको वो फेगोसाइट करता है न्यूट्रोफिल्स। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है ना, या कोई ऐसी डिसऑर्डर हो गई कि जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स अपने किसी सेल को ही नहीं पहचान पा रहा है, तो अपने किसी सेल को नहीं पहचान पा रहा तो उसको ये लगता है कि भाई ये जो है वो बॉडी के बाहर से आई है सेल, तो वो उस सेल को ही इनगल्फ कर लेता है। खासतौर पर पूरी सेल नहीं, मतलब जहां पर सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। जैसे जब भी कोई सेल टूटती है, चाहे वो लिम्फोसाइट टूटे या कोई दूसरी साइड सेल्स टूटती है, तो सेल्स टूटने से उसका न्यूक्लियस जब बाहर निकलेगा तो उस न्यूक्लियस को ये न्यूट्रोफिल जो है वो बाहर आउटसाइड की सेल मान लेती है, उस न्यूक्लियस को ये फेगोसाइट कर लेती है। फेगोसाइट करने से न्यूट्रोफिल्स के अंदर वो न्यूक्लियस पहुंच जाता है, तो उसका जो शेप है, उसका साइज है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक न्यूट्रोफिल्स के अंदर किसी दूसरी सेल्स का न्यूक्लियस उसमें आ जाता है। इसको अपन एलई सेल बोलते हैं। एक न्यूट्रोफिल, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाता हूँ बड़ा सा, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। एलई सेल अपन को दिखती कैसे माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में न्यूट्रोफिल्स का जो लोब्स होगा वो इसके एकदम कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है। कॉर्नर में शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स जब दूसरे सेल्स का न्यूक्लियस को इनगल्फ करेगा, उसको फेगोसाइट करेगा, तो फेगोसाइट करने से उसका जो लोब है वो सारे इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे, वो पूरी सेल्स में अपन को न्यूक्लियस दिखेगा एक बड़ा सा। इस तरह की सेल जो होती है वो हमारी एली सेल कहलाती है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। एली सेल को अपन एसएलई जो है वो डिसीज का नाम है अंकित। एसएलई अगर जिस पेशेंट में एली सेल प्रेजेंट है उसमें जो डिसीज होती है उसको अपन एसएलई बोलते हैं। एसएलई का मतलब होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, वो डिसीज का नाम है ना। सेल्स का नाम है एली सेल और जो डिसीज हो रही है उसका नाम है एसएलई ना। तो एसएलई देखो, यहाँ पर देखो आप, एली सेल जो होते हैं वो एसएलई में, जो आप बोल रहे हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा और कोई कोलेजन डिसऑर्डर हो तो उसमें भी इस तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं। बहुत बढ़िया सर। एंटीबॉडी निपटाती है क्या? नहीं, एंटीबॉडी नहीं निपटाती भाई पुतिन। एंटीबॉडी बनाने का काम जो होता है वो लिम्फोसाइट का होता है। अंशुल ने कहा कि बफी कोट से अपन, बहुत बढ़िया है ना, बफी कोट से अपन टेस्ट इसलिए क्योंकि बफी कोट जब अपन बनाते हैं तो आरबीसी नीचे बैठ जाती हैं, बीच वाला जो होता है वो बफी कोट में सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है।
तो अपन ये जो टेस्ट लगाएंगे वो बफी कोट से लगाते हैं। चलो आगे बढ़े। करते कैसे हैं एसएलई को अपन समझते हुए चलते हैं। चलो, एक ट्यूब में अपन ब्लड सैंपल को एक ग्लास बीट के साथ 30 मिनट के लिए पहले रोटेट करते हैं, है ना। पूरी प्रोसेस समझ लो आप, फिर आप समझ जाओगे कैसे करेंगे अपन इसको। एक ट्यूब लिया अपन ने, टेस्ट ट्यूब अपन ने कुछ इस तरह से ली, और इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने ब्लड डाल के 4-5 ml ब्लड डाला, और उसमें अपन ने ग्लास बीड ऐड कर दी। ग्लास बीड क्या होती, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसमें अपन डाल देते हैं, और उसके बाद अपन 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रोटेट करते हैं, अपन उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज इससे क्यों किया है भाई अपन ने, क्योंकि ग्लास बीड डाल के फिर जब अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसकी जो आरबीसी होंगी उनमें ब्रेक डाउन होने लगेगा, जो सेल्स हैं उनमें ब्रेक डाउन होने लगेगा, तो उनके न्यूक्लियस बाहर निकलने लगेंगे, है ना। जो दूसरी सेल्स हैं उनके भी न्यूक्लियस बाहर निकलने लगेंगे, और उसके बाद में फिर अपन 30 मिनट पर के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इसके बाद अगर जो सेल्स हैं वो टूट गई हैं, टूट कर उनके न्यूक्लियस बाहर निकल गए हैं, तो उसके बाद में फिर अपन इसको बेंटोप ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और फिर 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और 15 मिनट सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका जो बफी कोट है उसका अपन यूज करके उसका एग्जामिन करते हैं। बफी कोट लिया अपन ने, और फिर बफी कोट की स्मेयर बना के फिर उसकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करके उसको अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में अपन को एली सेल दिख रहे हैं, मतलब पेशेंट को एसएलई है। एसएलई मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है। और एली सेल दिखेंगे कैसे, न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ब्लू पर्पल कलर का मास दिखेगा। न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें अपन को एक और न्यूक्लियस दिखेगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि पेशेंट को एली सेल जो है वो प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस में अपन ने क्या किया, पूरी प्रोसेस को एक बार आप समझ लोगे, है ना। अब देखो अंकित ने मैसेज किया कि कितने आरपीएम पर करते हैं, कितना सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता कि अपन इसमें एसएलई कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूज कितने। मैंने जानबूझ के देखो जो नोट्स बने हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हैं, वो ज्यादातर फोकस किया गया है ऐसे पॉइंट्स पर जो एग्जाम में आते हैं। अब आप पूरी प्रोसेस पे जाओगे तो ब्लड सैंपल कितना लेते हैं, उस पे अपन ग्लास बीट तोड़ेंगे तो कितना डालेंगे, उसको अपन रोटेट करेंगे तो कितने आरपीएम पर करेंगे, ये सब चीजें अपन ऐड करें तो वो सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वो लॉजिकल क्वेश्चन इस तरह के तो टेस्ट में तो कभी नहीं आते। उनमें मेन जो फोकस रहता है एग्जामिनर का वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे रहता है, और मेन आप जो प्रोसेस है उसमें से जो मेन पॉइंट है, जैसे एली सेल दिखती कैसे है, ये अपने लिए बड़ी इंपोर्टेंट है ना। या थोड़ा बहुत अपन ने जैसे बफी कोट का यूज किया है तो बफी कोट आपके लिए इंपोर्टेंट है। बाकी फिर ये छोटी छोटी प्रोसेस की आरपीएम कितनी है, कितने टाइम के लिए, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो आप उसको छोड़ के भी रख सकते हो। फिर आप पूरे प्रोसेस है उसको अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आप देख भी सकते हो, वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी प्रोसेस में अपन ने क्या किया, पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने ब्लड लिया, उसमें अपन ने ग्लास बीट डाली और उसको अपन ने मिक्स कर दिया, रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद फिर अपन ने थोड़ा इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करके उसको बेंटोप ट्यूब में डाला और सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से उसका बफी कोट बन जाता है। बफी कोट क्या है, क्या होता है, नीचे जब अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे की तरफ आरबीसी बैठ जाती है, ऊपर की तरफ प्लाज्मा जाता है। बीच वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा वाइटिश होता है, उस जगह पर सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, उसको अपन बफी कोट कहते हैं। तो इसमें अपन उस बफी कोट को निकालेंगे कैसे, अपन एक पतली सी निडल उसमें अपन डालेंगे बेंटोप ट्यूब के अंदर, और जहां पर बफी कोट है, जहां पर वो वाइटिश लेयर है, उस पर अपन निडल का कोना पिन वहीं पर रहेंगे, और उसके बाद में अपन शक करेंगे तो बफी कोट निकल जाता है। तो वो बफी कोट निकाल कर अपन उसकी स्मेयर बनाएंगे और माइक्रोस्कोपी करते हैं स्टेनिंग के बाद में। तो अगर एलिसियल दिख रहे हैं मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं दिख रहे हैं मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। और अपन ने पूरी प्रोसेस में ऐसा क्यों किया है, ताकि अपने ग्लास बीड ने क्या किया, ग्लास बीड ने सेल्स को तोड़ा और न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया। और न्यूक्लियस को जब बाहर निकाला और अपन ने आधे घंटे के लिए जब इंक्यूबेट किया, तो उतने टाइम के दौरान अगर पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स में एली सेल प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस को इंगल्फ करने लगेंगे, फेगोसाइट करने लगेंगे,
और फिर अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वो अपन को जो जिन्होंने फेगोसाइट किया है वो अपन को दिख जाता है। ठीक है, चलो विवेक ने देखो सबके अलग अलग आ रहे हैं इतने आरपीएम पर, मत पढ़ो आप आरपीएम के चक्कर पे, कभी नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि आरपीएम कितना है और ये वो, है ना। जहां पर होती जरूरी वो अपन डिस्कस करते हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड भी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टेस्ट है अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको G6PD कहते हैं। G6PD क्या होता है भाई? G6PD पहले अपन ये समझते हैं, G6PD जो है वो एक एंजाइम है, एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस करवाता है। ग्लाइकोलाइसिस अपन ने अपनी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। ग्लूकोज टूटकर जब अपन को एनर्जी देता है तब वो जो प्रोसेस है वो अपनी ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तो उस प्रोसेस में एक एंजाइम काम आता है G6PD। ये G6PD एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस करवाता है हमारी बॉडी में, है ना। और अपन यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं हेमेटोलॉजी में? क्योंकि आरबीसी के अंदर ये G6PD एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जिनमें G6PD एंजाइम नहीं होता उनमें ऑक्सीडेंट स्टेज के लिए आरबीसी जो होती है वो बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत जल्दी वो टूटने लगती हैं। तो इसलिए हम ऐसे पेशेंट में देखते हैं कि कभी हम कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं, कोई ऐसी दवाई अगर पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे खासतौर पर एंटी मलेरिया, किसी पेशेंट को अगर मलेरिया है तो मलेरिया खत्म करने के लिए जो दवाइयां आती हैं वो दवाइयां में ऐसा कंटेंट होता है कि वो अपने ऑक्सीजन के लेवल को थोड़ा कम कर देता है, ऑक्सीजन स्टेट को। वो फिर अगर उसमें G6PD नहीं होगा तो G6PD नहीं होने की वजह से आरबीसी जो होंगी वो टूटने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अपन G6PD को डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें मेन सिंड्रोम क्या होगा? पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया दिखने लगता है, उसमें आरबीसी जो है वो उसकी टूटने लगती है। और खासतौर पर तब जब कोई अपन इस तरह की ड्रग दे रहे हैं, ड्रग मतलब जो अपनी एंटी मलेरिया ड्रग वाली होती है वो इसमें खास तौर पर होती है। हाँ, मलेरिया के केस में ज्यादातर अपन इसको डिटेक्ट करते हैं। और मलेरिया के केस में डिटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मलेरिया के केस में अपन को इस तरह की दवाइयां देना पड़ती है जो अपने ब्लड के ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती हैं। तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और अगर उस कंडीशन में G6PD का लेवल कम है तो क्या होगा? आरबीसी जो होंगी वो टूटने लग जाती हैं। ठीक है, इसलिए G6PD अगर कम है तो पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया होने लगता है। और ये होता किस वजह से G6PD? तो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अगर किसी के माता पिता में किसी को अगर G6PD की कमी है तो उनके बच्चों को भी G6PD की कमी होगी। तो इसके कोई अलग से कोई रीजन नहीं है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। किसी वजह से अगर किसी को हो गया तो उसके बच्चों में भी फिर वो ये ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, और ये मेल को ज्यादा अफेक्ट करता है, जबकि फीमेल जो होता है वो सिर्फ कैरियर का काम करती है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को G6PD की कमी है, अगर मेल पर्सन है, जेंट्स अगर कोई है तो उसको अगर कमी है तो उसको ज्यादातर हीमोलाइटिक एनीमिया दिखता है। फीमेल जो होती है उनको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये माँ के थ्रू बच्चों में पहुंच जाती है। तो माँ को भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन उनके बच्चे अगर मेल है, मेल चाइल्ड है, तो मेल चाइल्ड को आगे जाकर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक, करते कैसे भाई? इसमें प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक रिएजेंट होता है G6PD का। इसमें अपन पहले एक हीमोलाइसिड बनाते हैं और उसको बफर सबस्ट्रेट के सॉल्यूशन में अपन ऐड करते हैं। प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जितने भी स्पेशल टेस्ट हैं। देखो, रूटीन टेस्ट जो हमारे कॉमन टेस्ट है उनमें पूरी प्रोसेस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अपन रिजल्ट कौन सा ले रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, वो सब प्रोसेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में कभी भी प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं आते कि प्रोसीजर में कहां पर अपन ने क्या किया है। तो बस एक ओवरव्यू टाइप का अपन स्पेशल टेस्ट में पढ़ना रहता है। स्पेशल टेस्ट में अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आता है या फिर उसके प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है। तो आप उसके प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस करना है, आपको उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रोसेस में थोड़ा सा एक आइडिया हो आपको कि क्या किया अपन ने। इसमें अपन क्या करते हैं, ब्लड जो होता है उसमें पहले हीमोलाइसिड बनाते हैं और फिर उसको अपन बफर सबस्ट्रेट के सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे। और बफर सबस्ट्रेट के साथ जब सॉल्यूशन के साथ जब ऐड करते हैं तो ब्राउन से ब्लू कलर
में कन्वर्ट अगर हो गया तो पेशेंट का जो है वो नॉर्मल है G6PD। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो पेशेंट को G6PD की डेफिशिएंसी है। इस वाले टेस्ट में जस्ट अपोजिट चलता है। अपन ने अभी तक जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उसमें पॉजिटिव इंडिकेट होता था तब इंडिकेट होता था जब कलर में चेंज होता था। कलर जितना इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसको अपन उतना ज्यादा पॉजिटिव मानते थे ना। जितने भी टेस्ट हैं अपन देखते हैं, चाहे हेमेटोलॉजी के हो चाहे बायोकेमिस्ट्री के हों, उनमें रिजल्ट जो होता है उसमें कलर में चेंजेस होते हैं क्योंकि रिएक्शन होती है। यहाँ पर एक जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, अगर कलर चेंज हो गया तब तो वो नॉर्मल है, उसमें G6PD है, क्योंकि उसमें एंजाइम प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन होगी। देखो अपन को तो रिएक्शन करवाना रहता है, तो अपन जितने दूसरे टेस्ट हैं उनमें अगर रिएक्शन हो रही है, जैसे अपन कोई एंजाइम डिटेक्ट कर रहे हैं, कोई हार्मोन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो एंजाइम प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन होगी। तो प्रेजेंट है, जितना ज्यादा प्रेजेंट है तो रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। उस हिसाब से अपना टेस्ट के रिजल्ट की कलर की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसमें जस्ट अपोजिट है, अपन को ये देखना है कि एंजाइम है या नहीं है। अगर है तो वो नॉर्मल है, नहीं है तो फिर वो एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर जब कलर चेंज हो जाता है तो अपन कहते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, उसमें G6PD की कोई कमी नहीं है। अगर कलर चेंज नहीं होता इसका मतलब पेशेंट को G6PD की कमी है, ये जो एंजाइम है उसमें कम प्रेजेंट है, तो उसको हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टेस्ट है अपना हेंज बॉडी। हेंज बॉडी क्या होते हैं भाई? हेंज बॉडी जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के प्रेसिपिटेट होते हैं जो G6PD डेफिशिएंसी के कारण, मेटाबॉलिक डिफेक्ट के कारण आरबीसी में दिखाई देते हैं। देखो हेंज बॉडी जो है वो ज्यादातर ऐसे पेशेंट में दिखाई देते हैं जिनमें G6PD की कमी है। तो हेंज बॉडी अगर किसी को दिख रहा है तो ये भी अपन को इंडिकेट करता है कि पेशेंट को G6PD की कमी है। होता क्या है इसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसकी जब अपन स्मेयर बनाएंगे और स्मेयर बनाकर जब अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोप में हीमोग्लोबिन अपन को इस तरह से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा। और मोस्टली अपन को ज्यादातर केसेस में आरबीसी के बिल्कुल कॉर्नर पर बड़ा सा डॉट दिखेगा, बड़ा सा एक डार्क दिखेगा सर्कल। इसको अपन हेंज बॉडी कहते हैं। और ये होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेट होता है और खासतौर पर ऐसे लोगों में होता है जिनमें G6PD की कमी है। करते कैसे भाई? इसमें अपन करने के लिए अपन क्रिस्टल वॉलेट या मेथिल वॉलेट से अपन स्टेनिंग करते हैं। क्रिस्टल वॉलेट और मेथिल वॉलेट जो होते हैं उनसे अगर स्टेनिंग हो गया है ये तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। हेंज बॉडी जो है वो अपन को डीप पर्पल कलर में 1 से 4 माइक्रोएम के साइज में दिखते हैं। अपनी जो पूरी आरबीसी है वो 7.5 माइक्रोएम की है ना। टोटल आरबीसी का जो साइज है वो 7.5 माइक्रोमीटर का है। उसमें 1 से लेकर 4 तक का अगर अपन को एक बड़ा सा डॉट दिख रहा है पर्पल कलर का तो उसको अपन हेंज बॉडी बोलेंगे। और डिटेक्ट करने के लिए अपन क्रिस्टल वॉलेट या फिर मेथिल वॉलेट का यूज करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान यहाँ पर क्या करना है, 2-3 पॉइंट आपके लिए निकल के आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में एग्जाम के लिए। एंटीबॉडी होता क्या है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का ही प्रेसिपिटेट है और ऐसे लोगों में होता है जिनमें G6PD की कमी है। टेस्ट करने के लिए अपन क्रिस्टल वॉलेट या फिर मेथिल वॉलेट का यूज करते हैं। हेंज बॉडी जो होती है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर की साइज की होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टेस्ट है पेपेनहेमर बॉडी। पेपेनहेमर बॉडी है ना, इसकी भी अपन डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। पेपेनहेमर बॉडी क्या होती है भाई? आयरन के प्रेसिपिटेट है ये। आयरन अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो वो अपना पेपेनहेमर बॉडी कहलाता है। और ये कब होता है भाई? जब बोन मैरो में आयरन ज्यादा स्टोरेज होने लगता है। तो बोन मैरो में जब ज्यादा स्टोरेज होता है तो आयरन होता तो है बॉडी में लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता, वो हीमोग्लोबिन बनाने में उसका यूज नहीं हो पाता। तो इस तरह में आरबीसी में क्या होगा, अपन को आयरन जो होगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखेगा। और ये साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में पेपेनहेमर बॉडी अपन को देखने को मिलती है। टेस्ट लगाने के लिए अपने एक स्टेनिंग होती है पल्स फ्लूसन ब्लू, इसके थ्रू अपन इसकी स्टेनिंग करते हैं। इसको अपन डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपन ये वाली रिएक्शन करते हैं पल्स फ्लूसन ब्लू, इसको अपन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपन और 2-3 स्टेनिंग सॉल्यूशन है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके थ्रू अपन ये टेस्ट करते हैं।
2-3 पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टेस्ट में ये जो टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं अपन, साइटोप्लास्टिक एनीमिया के लिए। रिएजेंट कौन सा यूज होता है, पल्स फ्लूरेसेंट ब्लू, और उसकी जो रिएक्शन होगी उसको भी अपन पल्स ब्लू रिएक्शन कहते हैं। और अलग से कुछ और सॉल्यूशन भी है इसमें, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपन एक टेस्ट और लेते हैं। 7 टेस्ट जो है इसको अपन ने कैटेगरी 1 में रखा था, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होते हैं भाई, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डिफेक्ट अगर किसी में है, आरबीसी का अगर मेम्ब्रेन ज्यादा अच्छी नहीं है तो उनकी आरबीसी जल्दी टूटने लगती है, ज्यादा सहन नहीं कर पाती है ना। इसको आप कैसे समझोगे, जैसे मान लो गुब्बारे हैं, अपने जो गुब्बारे होते हैं, अगर वो उनकी रबर मोटी है तो उनमें ज्यादा हवा भर देंगे तो वो ज्यादा हवा को भी सहन कर जाएंगे। मान लो वो गुब्बारे पतले हैं तो उनमें अपन ज्यादा हवा भरते हैं तो वो जल्दी फूट जाते हैं, या जरा सी भी सुई लगने से टूट जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से, या कोई और चीज आप किसी और चीज से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे मटके हैं तो मटके अगर पतली मिट्टी के बने हुए पतले मटके हैं तो वो बहुत जल्दी फूट जाएंगे, मोटी मिट्टी की परत है उनमें तो वो बहुत जल्दी नहीं टूटते। तो इसी तरह से अगर आरबीसी की ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन है, अगर ये आरबीसी के ऊपर की मेम्ब्रेन ज्यादा अच्छी नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट होने की वजह से कोई भी सिचुएशन आने पर वो जल्दी से मेम्ब्रेन टूट जाती है ना। और इसमें जो आरबीसी होती है वो बाइकॉनकेव ना होकर स्फेरोसाइट बन जाती है, आरबीसी पूरी गेंद की तरह बन जाती है। हमारी जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो बाइकॉनकेव होती है, अगर उसकी मेम्ब्रेन अच्छी नहीं है तो उसको बाइकॉनकेव शेप बनाकर रख नहीं पाती, वो एक गोल गेंद की तरह बन जाती है, इसको अपन स्फेरोसाइट कहते हैं। और यही चेक करने के लिए अपन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं कि उसमें आरबीसी स्फेरोसाइट में तो कन्वर्ट नहीं हो गई। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है ये आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट के कारण हीमोग्लोबिन हीमोलाइटिक एनीमिया उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन ये टेस्ट करते हैं। अगर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बढ़ा हुआ है किसी का, इसका मतलब पेशेंट को स्फेरोसाइटोसिस है। इसका मतलब क्या है, अगर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी की वैल्यू अगर ज्यादा आई, इसका मतलब पेशेंट की आरबीसी में, पेशेंट का जो ब्लड है उसमें स्फेरोसाइट आरबीसी अपन को ज्यादा देखने को मिलेंगी। स्फेरोसाइटोस मतलब, स्फेरोसाइट मतलब ज्यादातर आरबीसी जो होंगी वो गेंद की तरह गोल होंगी। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कम आया तो ये थैलेसीमिया की कंडीशन में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कम आती है। कैसे करते हैं भाई इसको टेस्ट अपन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करने के लिए अपन सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड के अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, और ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनको अपन सीरियल अलग अलग कंसंट्रेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन बना लेते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, किसी में जो होगा परसेंटेज 0.72 होगा, किसी में फिर मतलब एक सीरियल मतलब एक बहुत सारी ट्यूब अपन ने ले ली है 8-10, और 8-10 में अपन ने पहले एक में 0.72% किया, दूसरे में एक में अपन ने 0.70% या दूसरे में 0.68, फिर 0.64, इस तरह से करके एक पूरा एक सीरियल अपन डाइल्यूशन बना लेते हैं। किसका, सोडियम क्लोराइड का, है ना। सोडियम क्लोराइड में 0.8% जो होता है वो अपने ब्लड के बराबर होता है। तो इसमें अपन अगर नॉर्मल क्लोराइड के सॉल्यूशन में या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के अलग अलग नॉर्मल सलाइन के सॉल्यूशन में जब अपन ब्लड को मिक्स करते हैं, तो अगर हाइपोटोनिक सलाइन है, हाइपोटोनिक सलाइन में क्या होगा, अगर पेशेंट को ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कम है तो वो बहुत जल्दी लाइसिस होने लगेंगी, वो रेसिस्टेंट नहीं कर पाएंगी, है ना। एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें आरबीसी 0.3% सोडियम क्लोराइड पर पूरी तरह से लाइसिस हो जाता है। अगर 0.35% तक भी वो लाइसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें करने के लिए प्रोसेस अपन क्या करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड का एक बहुत सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं अपन, बहुत सारी ट्यूब लेते हैं 8 से 10, और उनमें अलग अलग कंसंट्रेशन का अपन नॉर्मल सलाइन ले लेते हैं, उसमें अपन ब्लड को मिक्स कर देते जाते हैं, और जिस
सॉल्यूशन पर जाकर ब्लड जो है वो हीमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी टूट जाती हैं, हीमोलाइसिस हो जाती हैं, तो उसको अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। उस अपन ये कहते हैं कि उसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इतनी है। जैसे अपन ने मान लो यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत सारे बनाए, 0.72, 0.68, 0.64। अब मान लो हीमोलाइसिस इस वाली ट्यूब में जाकर आया, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो, है ना। तो 0.48 पे जाकर अगर हीमोलाइसिस हुआ तो मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, और नॉर्मली अपन देखते हैं तो 0.48% पर हीमोलाइसिस एक नॉर्मल पर्सन में होता है। और अगर पेशेंट का 0.68% नॉर्मल सलाइन पर ही अगर हीमोलाइसिस हो गया, इसका मतलब पेशेंट की जो आरबीसी है वो स्फेरोसाइट है, गेंद के आकार की आरबीसी हैं। अगर 0.68 के नॉर्मल सलाइन में ही अगर वो हीमोलाइसिस हो जाता है। दोनों इमेज जो हैं उनको आप कंपैरिजन करो, इसमें आपको ये क्लियर इमेज जो दिख रही है वो हमको बता रही है कि इनमें हीमोलाइसिस नहीं हुआ है ना। तो अगर 0.72, 0.68, 0.64 इनमें अगर हीमोलाइसिस नहीं होता है, इसका मतलब एक पेशेंट जो है वो नॉर्मल है। 0.48% नॉर्मल सलाइन पर जो ब्लड है वो हीमोलाइसिस होने लगता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को स्फेरोसाइटोसिस है तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी उसका हीमोलाइसिस हो जाता है। 0.68% सोडियम क्लोराइड पर ही उसका हीमोलाइसिस होने लग जाता है। ठीक है। हाँ देखो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ट्यूब नंबर की 2-3 नंबर पे ही उसका हीमोलाइसिस होने लगता है। ठीक है। नॉर्मल पर्सन में 4-5 जो डायल्यूशन है वहां तक अपने हीमोलाइसिस नहीं होते। ठीक, 5-6 ट्यूब तक। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में एक और टेस्ट होता है। अगर अपन एक सिंगल ट्यूब से भी अपन टेस्ट लगाएं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, किरण ने लिखा है। किरण, इसकी नॉर्मल रेंज ऐसी नहीं होती है। एक नॉर्मल पर्सन में 0.4% पर हीमोलाइसिस होना चाहिए। इससे कम परसेंट पर अगर हीमोलाइसिस हो रहा है तो वो अपन उसको बोलते हैं कि ये स्फेरोसाइटोसिस है। ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन एक सिंगल ट्यूब से भी अपन कर सकते हैं। सिंगल ट्यूब के लिए कोई सिंगल ट्यूब ले लो 0.35 वाली, 0.35% सोडियम क्लोराइड में अगर अपन ने ब्लड मिक्स किया और हीमोलाइसिस हो गया, इसका मतलब अपन बोलेंगे कि पेशेंट को स्फेरोसाइटोसिस है। ठीक है, 0.70 पर। ठीक है। तो ये बीटा थैलेसीमिया को ट्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए अपन ये टेस्ट करते हैं। उसमें अपन कोई एक सिंगल ट्यूब ले लेते हैं और इस सिंगल ट्यूब में अपन नॉर्मल सलाइन का परसेंटेज 0.7% पर अपन उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर हीमोलाइसिस हुआ तो स्फेरोसाइटोसिस है, सॉरी हीमोलाइसिस, हाँ हीमोलाइसिस हुआ तो स्फेरोसाइटोसिस है, अगर नहीं हुआ तो एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है। चलो, तो ये थे अपने सारे स्पेशल टेस्ट जिनमें अपन ने बेसिक देखा है, जो ज्यादातर एग्जाम में आता है वो अपन ने डिस्कस किया है। स्पेशल टेस्ट में नॉर्मली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस में कभी कभी एग्जामिनर उनके जो मेन रीजेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता। जैसे अपन ने 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट पढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रोसेस पे आप मत जाना, सिग्निफिकेंस उसके रिजल्ट अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, तो अब बताएं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो उस पर अपन बात कर लेंगे, अदरवाइज अपनी आज की क्लास ओवर होगी। अपना एक टॉपिक और हेमेटोलॉजी का इवनिंग में अपन 5 बजे क्लास रखेंगे। 5 बजे एक और टॉपिक अपना होगा हीमोस्टेसिस का, उसमें अपन ब्लड कोगुलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अपना इवनिंग का टॉपिक हीमोस्टेसिस होने वाला है। ओवरव्यू टॉपिक अपना मंडे के दिन होगा, जो मैं बोल रहा था आज के लिए, तो अब वो अपन मंडे के दिन करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा। हाँ बोल, कल दिनेश सर की क्लास हुई थी, मुझे भी पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सर शायद मैसेज नहीं कर पाए थे, तो वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो क्लास ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो एक बार मैं सर से बात कर लूंगा कि अब उनकी क्लास कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, है ना। सर ने मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल से वो एक बार देखना चाह रहे होंगे कि स्वास्थ्य में इतना है कि नहीं कि वो क्लास ले पाए या नहीं ले पाए। ठीक है। तो उनकी क्लास कंटिन्यू नहीं होगी या नहीं होगी वो आपको मैसेज में, आपको दिन में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। दीक्षा ने बोला कि ल्यूकेमिया की क्लास नहीं हुई। दीक्षा,
जो ल्यूकेमिया टॉपिक नाम है वो एक्चुअली उसका नाम मैंने बोन मेरो एग्जामिनेशन रख दिया, वो एक ही बात है ना। उसको अब सिलेबस में कुछ चेंजेस होना है, सिलेबस में कुछ टॉपिक देखो, आपको शुरुआत में जो सिलेबस मैंने अपलोड किया था उसको मैं आज अपडेट करके और दूसरा सिलेबस डाल दूंगा। तो उसमें कुछ टॉपिक तो ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक के जैसे ल्यूकेमिया टॉपिक है तो उसको मैंने नाम चेंज कर दिया। एक्चुअली उसमें अपन बोन मेरो एग्जामिनेशन अपन को पढ़ना रहता है, तो सिर्फ अपन ने ल्यूकेमिया अकेला नहीं पढ़ा। उसमें ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का सिर्फ एक टाइप है, उसमें अपन ने ब्लड कैंसर के सारे टाइप पढ़े हैं। ल्यूकेमिया के अलावा लिम्फोमा, माइलोमा भी पढ़ा है ना। तो मैंने उस टॉपिक का नाम ल्यूकेमिया से हटाकर बोन मेरो एग्जामिनेशन कर दिया, तो वो टॉपिक अपना हो चुका है ना। बाकी सिलेबस में मैं उसको ठीक कर दूंगा। रूप सिंह ने लिखा है फीमेल में ऐसा क्या होता है कि G6PD का इफेक्ट नहीं होता। फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है रूप सिंह, इसलिए उनमें ऐसा होता है। ठीक है, बाकी और रीजन एक बार मैं भी सर्च कर लूंगा कि ऐसा क्यों है, बहुत ज्यादा डीप जाने की अपन को जरूरत नहीं है। हाँ, अंशुल हिस्टोसाइटो दिनेश सर कंप्लीट करने, हाँ मैं एक बार बात कर लूंगा। उन्होंने मुझसे बोला था कि सर अपन हिस्टोसाइटो पहले रख लेते हैं। एक्चुअली वो उन्होंने अभी ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, वो कुछ टाइम वेट कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन होता है तो वो लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि ऑपरेशन से पहले वो हिस्टो और साइटो को कंप्लीट कर दें। तो उसके बाद अगर वो छुट्टी पे जाते भी है तो माइक्रोबायोलॉजी मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं फिर माइक्रोबायोलॉजी कंटिन्यू कर दूंगा। तो उसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मैं कवर कर सकता हूँ। अब जिस तरह से भी मैनेज हो जाए, देखो जिन टॉपिकों में, जिन सब्जेक्ट में वो ज्यादा अच्छे हैं उनमें उन्होंने ज्यादा डिस्कस किया। जैसे बायोकेमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है दिनेश सर की, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी दिनेश सर बहुत अच्छे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। मेरी स्पेशलिटी माइक्रोबायोलॉजी पे है ना। तो अगर मान लो वो छुट्टी पे जाते भी है तो माइक्रोबायोलॉजी में थ्योरी और एमसीक्यू दोनों फिर मैं कवर कर दूंगा। अब जैसा भी होता है अपना पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस, तो वो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा, ग्रुप पे आपको मैसेज मिल जाएंगे। अच्छा, क्लास जिन्होंने देखी है, विवेक ने बोल रहा है, विवेक ने शायद क्लास देखी है, तो उस क्लास में उन्होंने बोला होगा कि हिस्टो क्लास को वो कंटिन्यू करेंगे। चलो मैं एक बार बात कर लूंगा, मैसेज में आपको कंफर्म बता दूंगा। मैंने भी अभी सर से मेरी कल बात नहीं हो पाई थी और कल मैं उनकी क्लास मैंने देख भी नहीं पाई। चलो भाई, तो आज के लिए मुझे इजाजत दें। कोई बात नहीं रूप सिंह, बिल्कुल अगर वीक है तो कोई बात नहीं। माइक्रोबायोलॉजी अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें भी अपने कुछ टॉपिक ऐड होने वाले हैं। जो अपने अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो उनमें भी सिलेबस में जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं उसमें भी कुछ टॉपिक ऐड होंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी अपन बहुत अच्छे से अपन अपन कोशिश यही कर रहे हैं, अपन हिमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी को जल्दी कवर करने का रीजन एक ये भी है कि अपन माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ज्यादातर स्टूडेंट का माइक्रोबायोलॉजी ही वीक पॉइंट होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसीलिए अपना हेमेटोलॉजी में मान लो एमसीक्यू नहीं भी हो पाए हैं तो उसको आप टेंशन मत करो, माइक्रोबायोलॉजी पे अपना ज्यादा फोकस हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से ही आते हैं। बहुत बढ़िया, अमोल ने सही लिखा है। चलो, तो आज के लिए मुझे अब इजाजत दो भाई। गुड डे, जय हिंद।